नमस्कार दोस्तों, 16 अगस्त आज की तारीख है। दिन सोमवार है। हिस्ट्री का टर्म है। हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपने नॉलेज को, और साथ में मेरे उत्तर से मिलान कर सकते हैं। डे 30 कार्यक्रम के अंतर्गत हम रोज एक टॉपिक पर 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक दो दिन की घटनाओं पर जो आधारित होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको डिस्कस करते हैं, खास करके यूपीएससी, यूपीपीएससी और इन आयोगों के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा किस समाचार पत्र में छपी थी? बढ़िया प्रश्न है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कांग्रेस पूर्व जो संस्थाएं थी उनके बारे में डिस्कशन हमको करना है। कांग्रेस जब स्थापित हुई उसके पहले कई संस्थाएं भारत में काम कर रही थी, तो कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा किस समाचार पत्र में छपी थी, ये प्रश्न है। कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास का एक पत्र था हिंदू, उसमें 5 दिसंबर 1885 के अंक में छपी हुई थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 5 दिसंबर 1885 का अंक था, उसमें छपी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मुंबई शाखा के सचिव फिरोज शाह मेहता। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है, और इसकी स्थापना इन्होंने 1866 में की थी, लंदन में की थी। लेकिन इसकी एक शाखा जो बनाई गई थी मुंबई, उसके सचिव बनाए गए थे फिरोज शाह मेहता। दोनों की दोनों बातें ये सही है। और अध्यक्ष इसके बनाए गए थे जमशेद जी, है ना, जमशेद जी भाई। और सचिव बनाए गए थे फिरोज शाह मेहता, और साथ में HVM वाघवेल भी इसमें थे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इस डेली श्रृंखला का पीडीएफ भी चाहते हैं, डेली टेस्ट भी देना चाहते हैं, वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, तो 109 का सब्सक्रिप्शन है। जो लोगों ने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्याख्या आपको उसमें मिल जाएगी, पूरा आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये हमारा कार्यक्रम IAS प्रेप एकेडमी ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, पहला स्टेटमेंट है। बताना है आपको सही क्या है, और या गलत भी आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें दिए हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा की गई थी। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो किया गया था वो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उससे रिलेट करके ही इसको भी ध्यान करिए और याद कर लीजिए। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना ये पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा की गई थी। आपस में ये उल्टे लिखे हुए हैं, इंटरचेंज करके लिखे हुए हैं, दोनों गलत है इसमें, ना तो एक सही है ना ही दो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दोनों उल्टे फैक्ट लिखे हुए थे। सन भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुई थी, और लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में हुई थी। जो कमेटी है ये मुदलियार की है, और जो सोसाइटी है वो दादा भाई नौरोजी की है। अगला जो प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस MG रानाडे ने पुणे में 1867 में की थी, और दूसरा है कि इसके सदस्यों में कोई भी ब्राह्मण सदस्य नहीं था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1867 MG रानाडे, पुणे, और ये जो पूना सार्वजनिक सभा, इसमें बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। 2-3 प्रश्न इससे आपके तैयार है, अलग अलग फैक्ट करके पूछ लिए जाते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल एक सही है। और इसमें दूसरे में इसलिए गलत है कि उसके ब्राह्मण और वैश्य, ये टोटल जो अधिकांश सदस्य थे, टोटल में से अधिकांश यही थे, ब्राह्मण और वैश्य थे। और ये जो ब्राह्मण और वैश्य इसमें थे, तो इसी कारण से अपना प्रभाव ये किसानों में बहुत ज्यादा नहीं बना पाए, क्योंकि ये जो वर्ग है वो किसानों, इनका ये जो वर्ग है वो किसानों में इस जाति के लोग, इस वर्ग के लोग कम पाए जाते हैं। बाकी नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदार और व्यापारियों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व ये करती थी। और ये जो पूना सार्वजनिक सभा है MG रानाडे और 1867, इससे रिलेट करके बहुत बार पूछी गई है। ये जनता और सरकार के बीच में इसने कहा हम सेतु के रूप में, पुल के तौर पे काम करेंगे, यानी कनेक्ट करने का, बताना, जनता को ये बताना कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है और अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये सब बातें इसने की थी। और इसके सक्रिय सदस्यों में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि साठे थे, SH साठे, SH चिपलूनकर, तो ये भी सही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तैलंग, काशीनाथ त्र्यंबकम, कौन कौन इससे संबंधित थे? तो
मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये 1855 में 85 में हुई थी, 1885 में मुंबई में हुई थी। और ये सभी लोग जितने भी नाम दिए हैं, फिरोज, बदरुद्दीन, केटी तैलंग, काशीनाथ, तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब नाम याद कर लीजिए, इनसे ये रिलेटेड थे। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति और एल्बर्ट बिड के कारण इसको स्थापित किया गया था। और ये चारों नेताओं ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की। और 31 जनवरी 1885 को मुंबई में नागरिकों की एक सभा जमशेद जी भाई जी की अध्यक्षता में बुलाई गई और लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। और जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आप देखेंगे तो ये 1825 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कोलकाता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर दादा भाई नौरोजी ने 26 अगस्त 1852 को मुंबई में कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो ये मुंबई एसोसिएशन था, इसका नाम था मुंबई एसोसिएशन। ये कोलकाता की जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी उसी के आधार पर 1852 में ये दादा भाई नौरोजी ने 26 अगस्त को मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना आप, बढ़िया प्रश्न है ये। कोलकाता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर इसको बनाया था। और इस संगठन ने अंग्रेजी संसद को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें नई विधान परिषदों, जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले, उनके बनाए जाने की प्रेरणा की मतलब थी। और उन्होंने भारतीयों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त न करने और अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन देने की निंदा की थी। भाई भारतीयों का भी राइट है, उनको भी देना चाहिए पद, ये बातें इन लोगों ने उठाया था। मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष व सचिव कौन थे? अलग अलग भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों आप याद कर लीजिए कि ये पिपलिया नायडू और जो वीर राघवाचार्य ये सब दिया हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ इसमें सर उसमें गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है, इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो पिपलिया नायडू तो है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसके सचिव कौन थे, तो इसमें वीर राघवाचार्य और आनंद चार्लू ये दोनों इसके सचिव थे। अध्यक्ष और सचिव का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो पिपलिया नायडू और वीर राघवाचार्य। ठीक है, अब इस रूप में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा आप देखेंगे तो आनंद चार्लू भी उसमें थे और वी राघवाचार्य तो आपको मैंने पहले बताया सचिव थे, तो सचिव दो लोग थे, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि अध्यक्ष व सचिव क्रमशः पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्रमशः के रूप में नहीं सही है। बाकी रिलेटेड देखा जाए तो पिपलिया नायडू ये अध्यक्ष थे, वीर राघवाचार्य और आनंद चार्लू ये इसके सचिव थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 की बात है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर की थी। अध्यक्ष पिपलिया नायडू को बनाया और राघवाचार्य जो थे, वीर राघवाचार्य और चार्लू इसके सचिव बन गए थे। ठीक है, बाद में मद्रास नेटिव एसोसिएशन के अधिकांश नेता इसमें सम्मिलित हो गए थे। अगला जो प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? अगला प्रश्न ये अलग से बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1884 में की गई थी, अभी मैंने आपको बताया 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता की एक शाखा थी, क्या ये सही है? और दूसरा है कि इसकी स्थापना 26 फरवरी 1855 को बंगाल में हुई थी। और तीसरा है इसके संस्थापक गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता की एक शाखा थी। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये 1855 नहीं 1852 में 26 फरवरी को स्थापित की गई थी। और तीसरा सही है, संस्थापक गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे 52 होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। 13 जुलाई 1852 को इस संस्था ने अपना फिर नाम बदला था। 26 फरवरी को हुआ मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना पहले हुई, तो ये बाद में इसने जब नाम जो अपना रखा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो ये 13 जुलाई 1852 को ये नाम इसको मिला था। पहले इसका नाम शाखा के तौर पर ऐसे रहा होगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता की मद्रास शाखा, ऐसा रहा होगा। अगला जो प्रश्न है, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? स्टूडेंट्स एसोसिएशन का भी योगदान रहा है। आजकल के स्टूडेंट एसोसिएशन भी ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं है उनका, लेकिन आज राजनीति से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और अपने वो लक्ष्य से भटक जाते हैं, अलग चले जाते हैं। स्टूडेंट्स का सब मामला पीछे रह जाता है, वो बड़ी राजनीति, बड़ा गेम खेलने लगते हैं।
है ना, बड़ा गेम खेलने लगते हैं, सरकार विरोधी रुख अपनाने लगते हैं, और वो मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सब चिंता भी होनी चाहिए, भविष्य रूपी नौका के भावी नाविक हैं वो। ठीक है, 1875 में आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1875 1875 बाई आनंद मोहन बोस, ये कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स था, और दूसरा है कि प्रथम आईसीएस अधिकारी द्वारिका नाथ टैगोर थे। अगर इसको डीएन टैगोर लिख दिया जाए तब ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, लेकिन द्वारिका नाथ टैगोर में ये सही भी नहीं है, क्योंकि ये द्वारिका नाथ टैगोर नहीं थे, है ना। नहीं, डीएन टैगोर में भी ये सही नहीं होगा, सॉरी, अगर इसको सत्येंद्र नाथ टैगोर लिखा जाए तब सही होगा, एस एन टैगोर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डीएन नहीं, वो एस एन, मेरे दिमाग में गलत है। लेकिन जन्मजाता वारेन हेस्टिंग नहीं था, जन्मजाता जो था वो कौन था, कार्नवालिस था। जन्मजाता जो था वो कार्नवालिस था। ठीक है, और देखा जाए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको देखना है, तो इसमें दूसरा जो है आईसीएस दिया है द्वारिका नाथ टैगोर थे, द्वारिका नाथ टैगोर। 1963 में जो पहले बने थे, ये भी ये गलत दिया हुआ है, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए थे पहले आईसीएस जो थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो सेलेक्ट होने वाले व्यक्ति थे। हम लोगों को कुल मिला के जो प्रथम ये व्यक्ति हैं, देवता तुल्य इनको समझना चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी भारतीयों की इसमें प्रवेश, जिसके पीछे आज भी कितना ज्यादा दीवानापन, 0.02%, कहीं सक्सेस रेट, और देखिए कितना दीवानापन होता है। लोग बड़ी बड़ी नौकरी, बड़े बड़े पैकेजेस छोड़ के यहाँ चले आते हैं, तैयारी करते हैं, है ना। तैयारी करवाने वाले और तैयारी करने वाले सब इस क्षेत्र में बिल्कुल महान ही लोग जुड़े होते हैं। सनकपन होता है। 22 साल के थे, लंदन में ही उस समय आयोजन होता था, 63 में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया था। पूजा करिए इनकी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? 1876 में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, और उसके बाद में फिर इसका स्थान ले लिया था इंडियन एसोसिएशन ने। पहले 1876 में इंडियन लीग बना था, तो इसके जो सचिव थे वो आनंद मोहन बोस थे। आनंद मोहन बोस के बारे में ही ये बात हो रही है, आनंद मोहन बोस थे, है ना। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। एस एन बनर्जी वही आईसीएस जो पहले थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक के तौर पर तो थे, लेकिन इसके जो सचिव बनाए गए वो आनंद मोहन बोस बनाए गए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। जिन लोगों ने डेली 30 के टेस्ट में, वीकली टेस्ट में टॉप किया है, टॉप 10 में, टॉप 5 में जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही प्रयास वो करते रहे 3 बार लगातार। जिस दिन उनका टॉप हो जाए मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजें, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मैं उनको फ्री देता हूँ। पुरस्कार को स्वीकार करें, पुरस्कार बड़ी चीज होती है। बात 109 रुपए की नहीं है, मैं जानता हूँ आपके लिए वो पैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये पुरस्कार है आपको प्रोत्साहित करने के लिए, ये पुरस्कार है आपके मेहनत को क्या करने के लिए, शाबाशी देने के लिए, आपको शाबाशी देने के लिए, आपकी मेहनत को इज्जत देने के लिए। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। अगला, हाँ, ये डेट याद रखिएगा, 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में इसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना कोलकाता में 25 सितंबर 1875 को वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। पहला स्टेटमेंट, है ना, पहला स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए क्या ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडियन लीग का प्रमुख उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। दूसरा उद्देश्य तो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया है, दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन इसकी स्थापना 25 सितंबर 1875 को हुई थी, ये भी बात सही है। इसको शिशिर कुमार घोष ने किया था, वारिंद्र कुमार घोष ने नहीं किया था। क्वेश्चन में इतना माइन्यूट लेवल का ये इसलिए गलत किया जा रहा है कि आपको याद हो जाए, शिशिर कुमार घोष, ये अमृत बाजार पत्रिका एबीपी, एबीपी वही कन्वर्टेड है आज आपके सामने जो चैनल चल रहा है, तो एबीपी के संपादक और मालिक थे शिशिर कुमार घोष। उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 1875 में की थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो जो स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम दिया है वो गलत है, वारिंद्र कुमार घोष नहीं, शिशिर कुमार घोष है। ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी उस समय बनाए गए थे। अगला जो प्रश्न है
उत्तर दीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राजा राधाकांत देव थे, पहला स्टेटमेंट। और इस सभा ने भूपतियों का जमकर विरोध किया। भूपति जो थे उनका विरोध करने लगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट। राजा भूपति होगा कि नहीं होगा? राजा भी भूपति होगा। नॉर्मली ये विरोध नहीं करेगा, दूसरा गलत है, पहला सही है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भूपतियों का जमकर विरोध नहीं किया था, उन्होंने उनके हितों के लिए मुख्य रूप से कार्य किया था। 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाया था। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलता के बाद यह काम किया गया था, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, जमींदारी एसोसिएशन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? जो जमींदारी एसोसिएशन है या लैंड होल्डर सोसाइटी जिसको कहते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1839 में, है ना, भारत में ही नहीं लंदन में भी 1839 में मिस्टर एड्स और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने में इन्होंने मदद की थी, है ना। मिस्टर एड्स को ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने में ये जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी ने हेल्प की थी। और यहां पूछा जा रहा है कौन इससे संबंध नहीं था, तो थियोडोर डिकेंस, विलियम कार्बी, थियोबोल्ड यानी विलियम थियोबोल्ड और जे प्रिंसर, ये सब लोग इससे रिलेटेड थे। राजा राममोहन राय का ये समय नहीं है, राजा राममोहन राय तब तक जा चुके थे, ये उनका समय नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं थे। लैंड होल्डर सोसाइटी कि भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर हुआ करते थे, अंग्रेज सचिव विलियम कार्बी हुआ करते थे, जॉन कॉफर्ड लंदन में एसोसिएशन के प्रतिनिधि थे, वहां भी इसकी शाखा थी, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा काली कृष्ण, ये सब जमींदार लोग भी इससे रिलेटेड थे, लेकिन राजा राममोहन राय इससे रिलेटेड नहीं थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि जमींदारी एसोसिएशन पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। ये दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल याद रखिएगा, जमींदारी एसोसिएशन पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था, दूसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन लैंड होल्डर जो सोसाइटी है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने किया था? जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं। ये क्वेश्चन जो है अगर यहाँ डी.एन. टैगोर लिख दिया जाता, इसी के चक्कर में मैं उसमें बोल गया था क्योंकि मैंने पेपर मतलब ये पूरा भी देखा था, तो अगर डी.एन. टैगोर लिख दिया था तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं होगा, द्वारिका नाथ टैगोर होगा। द्वारिका याद रखिएगा लैंड होल्डर्स में, देवेंद्र नहीं, द्वारिका, लैंड होल्डर्स में द्वारिका होगा। तो दूसरा यहां पर सही है, पहला यहां पर गलत है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाँ ये ध्यान रखिएगा 1838 में ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी और उद्देश्य इसका सीमित था, संगठित राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करना। लेकिन पहली ऐसी सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक गतिविधियां शुरू की थी, ऐसे प्रयास किए थे, इस मामले में ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशिका थी, पहला। मैं उल्टा चल रहा था ना, आपको कांग्रेस से ऐसे दूर लेके जा रहा था, तो बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशिका थी, बिल्कुल सही बात है। बंग भाषा प्रकाशिका ये प्रथम राजनीतिक संगठन था, 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। सरकार की नीतियों और प्रशासन की समीक्षा की जाती थी। सरकार के पास फिर दिया है कि नीतियों और प्रशासन का विरोध किया जाता था, तो विरोध नहीं किया जाता था, विरोध नहीं, समीक्षा की जाती थी। समीक्षा और विरोध में अंतर है, तो दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाद में सरकार के पास इसको भेजा जाता था कि कुछ भाई सुधार करो, प्रार्थना पत्र भेजे जाते थे, मेमो भेजे जाते थे, रिमाइंडर भेजे जाते थे कि हम लोग पीड़ित है, इसको सुधारो, याचना वाला इस समय क्रम चल रहा है ना। तो ऐसे विरोध नहीं हो रहा है उस समय, है ना। सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा की जाती थी, सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजा जाता था। भारत में राजनीतिक आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राजनीतिक आंदोलन का प्रवर्तक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफलता में मैं उस दिन पढ़ा रहा था तो इस पे बड़ी बात हुई थी। सफलता जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो रही है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, लगभग 1-2 क्लास बचे हैं। ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुका है और इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है, उसको भी हम 15 दिन में खत्म कर देंगे। और नोट्स उसके आप लोगों को जो रेस्ट है उसको पेंडिंग मैंने इसलिए पेंडिंग क्यों रखा था, इसका उद्देश्य था, लोग वीडियो ही नहीं देख रहे थे। नोट्स, अरे नोट्स आपके पास बहुत सारी किताबें आप पढ़ लेते, मैं वीडियो दिखवाने के लिए मैंने नोट्स उसका रोक दिया था, है ना। आप बैच मुझसे ज्वाइन करें, मेरे साथ जुड़े तो आपको लाभ न मिले तो कोई मतलब नहीं है उसका। पैसा कमाना केवल उद्देश्य होता तो ये काम मैं डेली 30 ना चला रहा होता, समझ रहे हैं। पैसा कमाना उद्देश्य होता तो डेली 30 की फीस 500 रुपये भी बहुत कम होती, ठीक है।
तो मैंने इसीलिए नोट्स रोका था। अब मैं दे दूंगा जिन लोगों ने, कई लोगों ने नोट्स बहुत बढ़िया बनाए, मुझे भेजे भी हैं, व्हाट्सएप किए हैं कि सर ऐसे नोट्स कर अपना बना रहे हैं, नोट कर रहे हैं, बढ़िया लगता है। राजनीतिक आंदोलन का प्रवर्तक जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो बेहिचक राजा राममोहन राय का नाम आप उसमें बताइएगा। राजनीतिक आंदोलन जो भी हुआ भारत में, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होके इन्होंने ही इसको शुरू किया था। स्वतंत्रता की भावना कहीं ना कहीं यहीं से जगी थी कि कुछ आंदोलन चलाना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और उसके बाद में हम चलेंगे आज के करंट अफेयर पे। यह भी संभव है कि भारतीय लोक विचार हमारी शिक्षा प्रणाली के अधीन इतने विकसित हो जाएंगे कि वह हमारी प्रणाली की सीमाओं से आगे नहीं आगे बढ़ जाएंगे। ये कथन किसका है, ये कहां से इसमें आ गया? उसी समय का ये कथन है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति और विचारों की उपस्थिति, उसने ऐसी मतलब एक उस समय जब एक प्रयास हो रहा था कि कैसे इनको कन्वर्ट किया जाए, तो ऐसी शक्तियों के जन्म में सहायता प्रदान की जो बाद में इसकी उपस्थिति ने, जो बाद में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए गंभीर चुनौतियों का कारण बन गई थी। और इसकी कहीं ना कहीं एक भाप लिया था, इसकी एक भनक लग गई थी मैकाले को 1833 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। उसने कहा था यह भी संभव है डॉट डॉट डॉट, आगे अधिक बढ़ जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1833 की बात है। चलिए करंट अफेयर को फटाफट देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कानपुर में हुआ। झांसी की रानी, सीधे साधे चित्र, मेरा नया बचपन और बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। ये सब रचनाएं इनकी हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, कानपुर में नहीं हुआ था, यूपी के प्रयागराज में। यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 117वीं जयंती पर अभी डूडल बनाकर गूगल ने उन्हें सम्मानित किया। हो सकता है पेपर सेटर की नजर में भी ये बात आई हो तो वो बना देगा प्रश्न। 1904 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। और कार्थवेस्ट गर्ल्स स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। असहयोग आंदोलन में फिर शामिल हुई। नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली सत्याग्रही बनी। महात्मा गांधी के साथ जुड़ी रही। 23 और 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में 2 बार जेल भी उनको हुई। लेकिन ये सब हुआ तभी तो याद कर रहे हैं। कुछ अलग करना पड़ेगा अपने को अमर बनाने के लिए। बेईमानी, लुच्चाई, ये सब छोड़ के कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना होगा। इजी गोइंग होके लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी तो जन्म लेते हैं, आपकी पैरों की तरह रौंद दिए जाते हैं। हम और आप भी ऐसे रौंद दिए जाएंगे। भीड़ में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत लोग रात दिन जुटे हुए, पसीना फेंक रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इतिहास वो लिखेंगे, इतिहास वो नहीं लिखेंगे जो कंफर्ट वाली लाइफ ढूंढ रहे हैं। अपना बस केवल अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, कैसे क्या कर डालें, बस बहुत छोटे छोटे उनके टारगेट हैं। कुछ बड़ा सेट करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा। सब कुछ आपकी आजीविका ही नहीं है, आप ही सब कुछ नहीं है। दुनिया समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप कुछ अमर होना चाहते हैं तो कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, बताइए किसके साथ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बहुत बढ़िया है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ इसने हस्ताक्षर किए हैं समझौता ज्ञापन पर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, उसी के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान प्रस्तुत किया गया है इसके साथ समझौता करके। और ऑनर फर्स्ट जो समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली के नौसेना मुख्यालय में कमोडोर नीरज मल्होत्रा इन सब ने साइन किया, ये सब किया, ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब केवल ये है कि सशस्त्र बलों और उनके दिग्गजों की जरूरतों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए ये ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट को बनाया गया है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी फर्म 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी आईटी कंपनी बन गई है? पहले से 3 कौन है ये आपको याद होनी चाहिए। पहले से 3 कौन कौन सी थी? पहले से एचसीएल अभी जुड़ी है। एचसीएल के पहले आप देखेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ये 3 थी। और अभी एचसीएल इसमें 3 ट्रिलियन मार्केट कैप, 3 ट्रिलियन 3 लाख करोड़
मार्केट कैप तक पहुंच गई है और ये ऐसी आईटी फर्म बन गई है चौथी, अभी तक 3 थी, है ना। और 2% की अभी इसके शेयरों में वृद्धि हुई। और इसमें क्या हुआ, कितनी वृद्धि हुई ये आपको नहीं याद करना है, लेकिन ये 4 कंपनियां हैं जो 3 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है उसको क्रॉस कर गई है, इसलिए ये याद रखना है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तालिबान बलों के हाथ में सत्ता आने के बाद अपना पद छोड़ दिया? हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और उधर कोई परतंत्र हो रहा था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगान छोड़कर चले गए और माना जा रहा है कि वो जल्द ही अपना इस्तीफा दे देंगे। कितना बुरा, कितना बुरा, कितना बुरा, इससे बुरा क्या हो सकता है। वहां की जनता, वहां की आवाम, वहां पे क्या बीत रहा है उनके ऊपर, आप सोच के एक बार देखिए। भारत में तो आप आवाज उठा देते हैं, हमको ये नहीं मिल रहा, हमारा सिलेंडर 100 ग्राम कम मिल रहा है, सरकार बेईमानी कर रही है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, ठीक है मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन वहां से जरा देखिए, कंपेयर करिए, जहां पे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। फेसबुक पर अपने देश को छोड़ने की वजह बताते हुए लिखा कि वो इसलिए अफगानिस्तान से भागे ताकि लोगों को ज्यादा खून खराबा ना देखना पड़े। दर्दनाक, बहुत दर्दनाक है। सरामसर सूची में शामिल की गई भारत की नवीनतम आर्द्रभूमि कौन सी है? अभी नवीनतम आर्द्रभूमि जो शामिल की गई है उसके बाद संख्या भारत में स्थलों की, जो रामसर स्थलों की संख्या वो कितनी पहुंच गई है? वो 46 पहुंच गई है। और इन 46 स्थलों का पूरा आप क्षेत्रफल देखेंगे 10,83,200 322 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। गुजरात में थोल, हरियाणा के सुल्तानपुर और हरियाणा में भिंडावा, ये सब इसमें शामिल है। 4 अभी शामिल किए गए हैं और उन चारों में कौन कौन शामिल है? गुजरात का थोर, गुजरात का बाधवाना, हरियाणा के सुल्तानपुर, हरियाणा का भिंडावा, ये इसमें 4 साइटें इसमें शामिल है और इस तरीके से संख्या 46 पहुंच गई। 46 स्थल है, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न मैंने अलग से भी यहाँ पे सेट है, कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है भारत के अलावा? एक प्रश्न और आपको हो सकता है मिले अभी उसी पे रामसर साइट पे, लेकिन ये 4 नाम याद कर लेंगे तो वो प्रश्न भी आप कर लेंगे। तो 15 अगस्त को कौन सा और देश, दूसरा देश कौन सा है जो मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस? बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण कोरिया मनाता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त पाकिस्तान मनाता है। 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस दक्षिण कोरिया मनाता है। रिपब्लिक ऑफ कांगो मनाता है। 15 अगस्त को ही बहरीन मनाता है। 15 अगस्त 1971 को, है ना, इसने स्वतंत्रता का ऐलान किया था। लिechtenstein जो है वो भी 15 अगस्त को मनाता है। दुनिया का 6ठा सबसे छोटा देश है, अपना राष्ट्रीय दिवस ये मनाता है 15 अगस्त को। दुनिया ये राष्ट्रीय दिवस होता है उसका। बाकी के ये बहरीन का, सूडान का, इन सब के स्वतंत्रता दिवस होते हैं। नहीं, सूडान नहीं है, कांगो का और दक्षिण कोरिया का, तो दक्षिण कोरिया भी मनाता है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, आपको बताना चाहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा आरओ और पीसीएस के लिए। बढ़िया प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे प्रश्न इससे कम अच्छे नहीं रहेंगे, इससे ज्यादा ही अच्छे रहेंगे। और फुल टेस्ट होते हैं, उसका पीडीएफ भी हम देते हैं, उसको ज्वाइन करके आप तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना आपका तैयार है। भिंडावास को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, यही मैं कह रहा था कि ऐसे तोड़ के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भिंडावास कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। बाकी आप समझ सके हैं कि ये 4 अभी शामिल हुए और इस तरीके से संख्या 46 हो गई है, ठीक है। तो ये रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। ये 4 स्थल, इनका चारों का आप नाम ध्यान रखेंगे। और बाकी रामसर के बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिएगा, बार बार मैं क्या बताऊं, सारी चीजें आपको पता ही है ना। सेशन बड़ा हो जाता है ना, लोग कहने लगते हैं। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा उसको, अलग से उसको मैं रामसर वाला मुद्दा डिस्कस कर दूंगा। तो एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू इन्होंने किया है। और ये कौन है? एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने किया है। जो उपलब्धियां हैं उन्हीं को बताया गया है। भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है और आम आदमी के लिए सम्मानजनक जीवन की बात मोदी गवर्नमेंट ने सिद्ध कर दी है, ऐसा कुछ इसमें सब लिखा गया है, बड़ाई की गई है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया। इतना बड़ा, देखिए नाम देखिए इसका, बिल्कुल सही है। और ये नियम विशिष्ट सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं। प्लास्टिक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है धरती में, बहुत ज्यादा दब रहा है नीचे, धीरे धीरे खराब नहीं होता, ये कभी गलता नहीं, कभी सड़ता नहीं,
सिंगल यूज प्लास्टिक, कितनी समस्या है। कुल्हड़ पे हम क्यों नहीं जाते, मिट्टी के बर्तनों में क्यों नहीं जाते, पत्ते पर हम क्यों नहीं खाते, ये क्यों प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, अपने से पूछिएगा, है ना। इसके आयात निर्यात, इसको स्टॉकिंग, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सेल, इसके यूज, सब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन कब तक चुप्पे से रखेंगे। सब्जी की दुकान वाले देखिए, वो जो पल्ली बिछाए रहते हैं अपने उस पे ठेले पे, उसके नीचे छुपा के रखते हैं, फिर निकाल के देते हैं, क्योंकि झोला हम ले नहीं जाएंगे, है ना। कुछ दिन लखनऊ में भी बैन हुआ था, जाओ तो सब्जी खरीदने के लिए झोला ले जाना पड़ता। सब खत्म, फिर से सब बढ़िया से चल रहा है। अगला जो प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल जो होने जा रहे हैं, और इसमें भारत ने 54 पैरा खिलाड़ियों को भेजा है। 9 खेल है, 9 खेल विषयों में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और 12 अगस्त 2021 को औपचारिक तौर पर आभासी विदाई अभी इनको दी गई है। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो में, जापान में पैरा ओलंपिक खेलों का ग्रीष्मकालीन आयोजन ये हो रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा लगता हो तो इसको जरा शेयर करिए, आप इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप इसको लोगों के फायदे के लिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा जो फायदा होगा उसी के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, लोगों को भी फायदा दे सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। कई बार जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं उसको भी लोग नहीं बताते, है ना। अच्छा बताइए, चुटकुले वाले आप सब लोग क्यों लगा देते हैं स्टेटस पे? जो पेपर कल आना है वो मिल जाए, आप कहाँ लगाएंगे? अपने दोस्त को भी देंगे तो आधा कहेंगे अरे वो फटा फटा ही मिला था, अंदाजे से पढ़ लो। ऐसा मत करो, दिल को खोलो, दिल खोल के जियो। दिल खोल के जियोगे तो सब चीजें आसान लगेंगी। थैंक यू सो मच।